अब अध्ययन करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिंदी होता है रचनात्मक आकलन या विकासशील आकलन भी इसको बोलते हैं, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, रचनात्मक आकलन रचना करते हुए आकलन, और विकासशील आकलन भी इसको बोलते हैं। यानी विकास की प्रक्रिया में जो असेसमेंट हम कर रहे होते हैं उसको हम रचनात्मक आकलन बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ और क्लास में पढ़ाते समय बीच बीच में असेसमेंट करना, बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करना और उसका जवाब लेने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने इसलिए लिखा है, देखिए, रचनात्मक आकलन अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय करता है। आकलन अध्यापक के द्वारा पाठ को पढ़ाते समय की जाती है। मैं आपको रचनात्मक आकलन पढ़ा रही हूँ, विकासात्मक आकलन पढ़ा रही हूँ, या फिर अधिगम के लिए आकलन जो भी पढ़ा रही हूँ, इस पढ़ाते समय बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि आप बताइए कि रचनात्मक आकलन क्या है, विकासशील आकलन क्या है। तो आप अगर मेरे द्वारा दिए हुए क्वेश्चन का जो जवाब देते हुए चलते हो तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसी प्रोसेस को हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। जैसे मैंने बोला है रचनात्मक आकलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रचना हो रही है, अधिगम की रचना हो रही है। अधिगम की रचना मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सीख रही हैं, तो यहाँ रचना हो रहा है, तो रचनात्मक आकलन हो गया। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम अभी हो रही है और उसके बीच बीच में हम आकलन की क्रिया करते चल रहे हैं, ठीक है। वही यहाँ लिखा है पाठ के बीच बीच में ये प्रक्रिया होती रहती है। शैक्षिक प्रगति के जानने हेतु, मान लीजिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस बार बार पूछ रही हूँ कि आप बताइए ये असेसमेंट क्या होता है, इस असेसमेंट को आप समझे कि नहीं। तो आपके द्वारा आप मेरे आंसर का आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो वही शैक्षिक प्रगति हम जान रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो शैक्षिक प्रगति हम जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पॉज लगा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षक और छात्र की गुणात्मक प्रक्रिया, देखिए ये दोनों की बात कर रहा है, शिक्षक की भी और छात्र की भी। ये जानिए कैसे, शिक्षक यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको ये याद हुआ कि नहीं, आप फॉर्मेटिव बता सकते हैं कि नहीं, असेसमेंट और लर्निंग आपको समझ में आया, तो यहाँ एक क्या हो रहा है, मेरे अंदर भी ये पता चल रहा है कि आप समझ रहे हो कि नहीं, और आपको भी पता चल रहा है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो दोनों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है, मेरे को भी पता चला कि मैं कितना समझा रही हूँ और आपको भी समझ में आ रहा है कि आप कितना समझ पा रहे हो। मैं समझा रही हूँ और आप समझ पा रहे हो, ये दोनों गुणात्मक प्रक्रिया है, मतलब कि दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया, यानी स्टूडेंट के रूप में हमने जो आपको पढ़ाया है उसको कितना अपने अंदर रिसीव किया है, आपने उस चीज़ को कितना समझा है, उस चीज़ की बात होती है। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा, इंटरनल ऑडियंस की बात होती है। इंटरनल ऑडियंस टीचर और स्टूडेंट, इसमें बाहरी बातचीत नहीं होती। क्लास में हम किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड हम इंटरनल ऑडियंस कर रहे हैं, हम हैं और आप हैं, और आपके और मेरे बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ाते समय हम करते जा रहे हैं, तो इसमें इंटरनल ऑडियंस की बात होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। जैसे कि इससे क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार की प्रक्रिया होती है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसको सुधारते हुए चल रहे हैं, आपसे पूछते हुए चल रहे हैं। प्रश्न आधारित प्रक्रिया में आपको क्वेश्चंस के द्वारा आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। उसके बाद पर्यवेक्षण आधारित प्रक्रिया, मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ, कभी कभी क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ ना कि आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि मैं कैच कर लेती हूँ, तो मैं उनके नाम के साथ पूछती हूँ आपको समझ में आया। तो ये पर्यवेक्षण आधारित प्रक्रिया है, हम फेस टू फेस देख के समझ जाते हैं कि इनको समझ में आया नहीं समझ में आया, तो ये पर्यवेक्षण भी, ऑब्जर्वेशन भी करते रहता है क्लास में। देन मानक आधारित प्रक्रिया, चूँकि एक बहुत अच्छे बेस पे चल रहा है, आप और हम हैं और दोनों एक स्टैंडर्ड बेस को कायम कर रहे हैं, इंटरेक्शन बेस पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है स्व आकलन की प्रक्रिया, मैं भी समझ रही हूँ कि मैंने जो पढ़ा है आपको समझ में आया कि नहीं, और आप भी ये समझ रहे हो आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आया कि नहीं, तो दोनों अपना सेल्फ असेसमेंट करते चल रहे हैं। उसके बाद पृष्ठपोषण आधारित प्रक्रिया, जाहिर सी बात है फीडबैक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फीडबैक आधारित प्रक्रिया है। ये फीडबैक, हम ये चैप्टर पढ़ाए और तुरंत पूछ लिए,
रचनात्मक आकलन पढ़ा है, उसके बाद रचनात्मक आकलन में पूछ लिए कि ये प्रक्रिया कब से कब बीच चलती है, तो आप बताएंगे पाठ के बीच बीच में चलती है। उसके बाद हम पूछ लेंगे ये कैसी प्रक्रिया है, तो आप बोलेंगे कि गुणात्मक प्रक्रिया है। तो ये फीडबैक है, तुरंत मैंने पढ़ाया और तुरंत आपसे उसका आंसर ले लिया, तो समझ गया कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है। उसके बाद रचनात्मक आकलन के उपकरण मैंने बताया है कि कौन कौन से टूल्स है जिसका हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आए, ओरल क्वेश्चन आए, जाहिर सी बात है मैं उस समय आपसे रिटन नहीं ले रही हूँ, मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ और तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछते जा रही हूँ, ठीक है। वर्कशीट से रिलेटेड है। फिर ऑब्जर्वेशन डायरी होती है, ऑब्जर्वेशन डायरी से हम पता करते हैं। फिर चेकलिस्ट होता है जिसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके सामने ले जाकर ग्रुप और पर्सनल वर्क हम देकर भी इस तरह के असेसमेंट करते हैं। क्विज या वाद विवाद करा करके क्लास में इस तरह की प्रक्रिया करते हैं। तो ये हमने जाना कि जो असेसमेंट के फॉर्मेटिव असेसमेंट के क्या क्या टूल्स होते हैं और ये विशेषताएँ हैं, और इस तरह हमने आज तक फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लियर समझिएगा। पाठ के बीच में जो कुछ